ग्रुप का डिस्क्रिप्शन है सर, होमवर्क लिंक सर, वो उसमें सर फाइल डालने पर सर फाइल सपोर्ट नहीं कर रहा है। आपने सपोर्ट नहीं कर रहा है। आपने पीडीएफ डाला था? यस सर। एक बार ना राकेश रोहित आनंद सर से पूछिए ना। हाँ, उनसे पूछे हो आप? यस सर, तो वो जो बोले कि जो तुम्हारा फाइल है वो तुम मुझे दे दो, तो मैं दे दिया उन्हें। अच्छा ठीक है, ठीक है। अभी तक आपके पास पहुंचा है मेरा? अभी तो फिलहाल नहीं पहुंचा है, बट अगर आपने उनको दे दिया तो वो मेरे को अपडेट कर देंगे। और एनीवेज टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद चैप्टर नंबर 3, ठीक है? चलो, सो आई बिलीव 2-3 लोग ज्वाइन करने के लिए बाकी हैं। ग्रेट अदिति, वेरी गुड। जिन लोगों ने ज्वाइन किया बहुत अच्छी बात है, आई अप्रिशिएट इट। अब चलो शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 3 विद फुल फोकस। चैप्टर का नाम देखिए, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। क्लास 9 में आपने जो पढ़ा था वो था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, अगर आपको याद होगा, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो क्लास 9th का अगर हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की बात करें, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इसका अगर मैं 2v करके लिख रहा हूं, ठीक है ना, टू वेरिएबल्स की जगह 2v लिख रहा हूं। अगर मैं इसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिखूं, आपको पता है लीनियर मतलब क्या? लीनियर मतलब वेरिएबल के ऊपर पावर 1। इक्वेशन मतलब क्या? इक्वल टू का साइन आएगा, मतलब इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में भी कुछ होगा और उसके राइट हैंड साइड में भी कुछ होगा। टू वेरिएबल्स मतलब एक एक्स जैसा वेरिएबल और दो वेरिएबल होंगे। टू वेरिएबल्स मतलब दो वेरिएबल होंगे। और तो 9th में आपने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पढ़ा हुआ है, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता था ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, वेयर a कॉमा b, या ऐसे बोलते हैं वेयर a and b are not zero simultaneously, where a and b are not zero simultaneously. ठीक है? यस नैंसी, दिस इज द फॉर्म। अच्छा, यहां पे अपना एबीसी क्या होता है? तो ए बी सी ये सब क्या होते हैं? दे बिलोंग टू रियल नंबर, ठीक है, दे बिलोंग टू रियल नंबर। यहाँ पे एक्स और वाई क्या होता है? तो एक्स और वाई यहाँ पे हमारे वेरिएबल्स की तरह काम करते हैं। आई होप एवरीवन रिमेंबर्स दिस। लीनियर मतलब पावर 1, इक्वेशन मतलब इक्वल टू का साइन, एंड टू वेरिएबल्स, तो यहाँ पे वेरिएबल्स हमारे एक्स वाई हो गए, और यहाँ पे एबीसी हमारे कांस्टेंट्स हैं, जिसमें ए हमारा x का कोफिशिएंट, b हमारा y का कोफिशिएंट और c हमारा कांस्टेंट टर्म। और साथ ही साथ a और b दोनों साथ में जीरो नहीं होंगे। कोई बता सकता है क्या कि अगर a और b दोनों साथ में जीरो हो जाएंगे तो क्या होगा? एनीवन? सर तो सर पूरा टर्म ही सर जीरो हो जाएगा सर। पूरा टर्म जीरो हो जाएगा या वो लीनियर नहीं बचेगा? कांस्टेंट बस बच जाएगा। एग्जैक्टली अखिलेश, सिर्फ कांस्टेंट बच जाएगा। हम अभी लीनियर वर्ड का मतलब है वेरिएबल के ऊपर पावर 1 दिखना चाहिए। अगर हमने कांस्टेंट a को भी जीरो कर दिया, b को भी जीरो कर दिया, तो उससे क्या हुआ कि हमारा वेरिएबल वाला टर्म तो वेरिएबल ही नहीं रहेगा। एग्जैक्टली, वेरिएबल ही नहीं रहेगा, फिर वो लीनियर इक्वेशन नहीं बन पाएगा, राइट? अच्छा, अब 9th में हम पढ़े थे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। यहाँ पे क्या आ गया? यहाँ पे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। पेयर का मतलब क्या होता है? जोड़े में, राइट? तो आपको दो इक्वेशन मिलेगा। तो इस चैप्टर में आपको कह सकते हो कि क्लास 9th में आप एक इक्वेशन आपको मिलता था हर क्वेश्चन में, यहाँ पे आपको दो इक्वेशन मिलेगा। सो इन क्लास 10th you will get two linear equations and you will be asked to solve them. You will be asked to solve them. मतलब क्या होगा? आपको जब 9th में मिलता था गाइस, तो 9th में क्या होता था कि एक इक्वेशन मिलता था, याद करते थोड़ा सा। 9th में एक इक्वेशन मिलता था तो उसके इनफाइनाइट वैल्यूज होते थे। आपने 9th में एक इक्वेशन मिला,
उसके इनफाइनाइट वैल्यूज पॉसिबल होंगे, एंड उसका जब आप ग्राफ ड्रॉ करते हो तो एक स्ट्रेट लाइन बनता है, राइट? जब आप उसका ग्राफ ड्रॉ करते हो तो एक स्ट्रेट लाइन बनता है। क्या था 9th में? एक लीनियर इक्वेशन, उस लीनियर इक्वेशन के इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते थे, और आप जब उसका ग्राफ बनाते थे तो वो एक स्ट्रेट लाइन आता था। 10th में क्या होगा? 10th में उस तरीके के आपको दो इक्वेशन मिलेंगे, तो अब आपको सॉल्व करना है। अब यहाँ पे सॉल्व करने का मतलब क्या होता है वो सब भी हम एक बार देख लेंगे, ठीक है? तो solving a pair of linear equations, would mean finding a common value of x comma y which satisfies both the equation, तो अब आपके दिमाग में ये आ सकता है किसी के अंदर कि ये सॉल्विंग का मतलब क्या है, सॉल्विंग अ लीनियर इक्वेशन या सॉल्विंग अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या है, ठीक है? तो यहाँ पे आपको जब दो इक्वेशन मिलेंगे और आपको क्वेश्चन बोलेगा उनको सॉल्व करने के लिए, तो आपको उन दोनों इक्वेशन में सेम वेरिएबल आपको मिलेगा, एक्स और वाई, दोनों इक्वेशन में आपको सेम वेरिएबल मिलेगा। तो आपको वो कॉमन वैल्यू बतानी है एक्स और वाई की, वो कॉमन वैल्यू बताना है उन दोनों वेरिएबल्स का जो दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सैटिस्फाई करेगा, जो दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सैटिस्फाई करेगा, ठीक है? एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए कि मैंने एक लिखा है x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 और दूसरा लिखा है मैंने x माइनस वाई इज इक्वल टू 6। अब इन दोनों का सॉल्यूशन निकालने का मतलब, यहाँ पे अगर मैं सॉल्यूशन की बात करूं तो अभी कैसे निकालेंगे वो बाद में देखते हैं। अभी मैं फिलहाल बोलता हूं कि ये हो जाएगा 8 और y हो जाएगा 2, ठीक है? अब आप देखो, आप x का वैल्यू 8 और y का वैल्यू 2 रखो पहले इक्वेशन में, तो आपका LHS इज इक्वल टू RHS हो रहा है, 8 प्लस 2 10 होता है। सेकेंड इक्वेशन में रखिए 8 माइनस 2 6 भी होता है। तो ये एक कॉमन सॉल्यूशन मिल गया हमको इन दोनों पेयर ऑफ इक्वेशंस के लिए, ये हमको एक कॉमन सॉल्यूशन मिल गया। यस रिया, वो हम पढ़ेंगे। शिखर पूछ रहे सर व्हाई आर यू सेइंग कॉमन वैल्यू? शिखर, it is a common solution. When I say solving a pair of linear equations, so I am focused on finding that particular value of x and y which satisfies both the given equations simultaneously. आप x और y की वो वैल्यू निकालने पे फोकस करते हो जो x ये दोनों इक्वेशंस को एक साथ सेटिस्फाई करे। अब ऐसे अगर आपको याद होगा गाइस, थोड़ा 9th पे चलते एक बार। आपको पता है कि यहाँ पे हम 7 रख सकते थे और यहाँ पे 1 रख सकते थे, राइट? x का वैल्यू 7 रख सकते थे, y का वैल्यू 1 रख सकते थे, तो वो x माइनस वाई इज इक्वल टू 6 इसको सेटिस्फाई करता कि नहीं? 7 माइनस 1 6 कर रहा है, बिल्कुल। लेकिन क्या ये ऊपर वाले इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है? क्या ऊपर वाले इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है ये वाला वैल्यू 7,1? नहीं कर रहा, क्योंकि 7 प्लस 1 तो 8 ही हो रहा है, लेकिन ऊपर वहां पे कितना दिया हुआ है? 10 दिया हुआ है। सिमिलरली अगर मैं ऊपर एक एग्जांपल उठाऊं, मान लो यहाँ पे मैंने रखा 5 5, तो 5 प्लस 5 10 होता है ना? तो इस लीनियर ऊपर वाला लीनियर इक्वेशन के लिए 5,5 एक सॉल्यूशन होगा, 5,5 एक सॉल्यूशन होगा। लेकिन क्या ये नीचे वाली इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है? क्या नहीं कर रहा, क्योंकि 5 माइनस 5 तो 0 हो जाएगा, हमको 6 चाहिए। तो आपको यहाँ से क्या जानने को मिल रहा है कि ऐसे तो एक इक्वेशन के लिए इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। आप जब 9th में उसका इनफाइनाइट सॉल्यूशन का जो स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनाते थे, तो स्ट्रेट लाइन का कोई बाउंड्री थोड़ी लगाते थे, स्ट्रेट लाइन तो चलते रहता था ना, स्ट्रेट लाइन चलते रहता था, याद कीजिएगा। वो ऐसा क्यों होता था? रुकिए 1 मिनट, लेट अस गो टू हम एक्स और वाई का मतलब कोई भी मतलब अपने ऐसे से रख सकते हैं जो कि दोनों का मतलब आंसर आ जाए। एग्जैक्टली, मतलब उधर आपको कुछ नहीं सोचना, आपने y कुछ भी रख दिया, उसके अकॉर्डिंग x निकल कर आएगा ही आएगा। y कुछ भी रख दिया, उसके अकॉर्डिंग x
आपको मिलने ही वाला है, राइट। तो चलिए जैसे कि मैं, हाँ बोलो मृत्युंजय। सर ऐसा नहीं है ना, मतलब जैसे कि कोई भी रखे तो दोनों का सेम हो और इक्वेशन करने पे मतलब दोनों का आंसर आ जाए। मृत्युंजय आपकी आवाज एक तो बहुत क्लियर नहीं है, ठीक है, थोड़ा सा क्लियरली बोलो, दोबारा बोलो, मैं समझा नहीं, वरना चैट बॉक्स में लिखो। मीनवाइल गाइस, मैंने वो इक्वेशन कौन सा लिया था, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 लिया था। ये ध्यान से देखिए, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 का ये ग्राफ को देखो, क्या दिख रहा है आपको, स्ट्रेट लाइन दिख रहा है ना। तो यहाँ पे हमको बेसिकली नाइन्थ, ये देखो ये नाइन्थ वाली चीज है जिसका हम एक क्विक रिवीजन कर रहे हैं। x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, दिस इज अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है ना, दिस इज अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसके कितने सॉल्यूशन है, इसके कितने सॉल्यूशन है, तो इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। अच्छा, इसका ग्राफ क्या बनता है, तो इसका ग्राफ बनता है एक स्ट्रेट लाइन। अब ये स्ट्रेट लाइन गाइस कैसा रहता है कि आप इसको कितना भी खींच सकते हो। ग्राफ क्या बताता है, ग्राफ उस इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है। कैसे रिप्रेजेंट करता है, ध्यान से देखो सबको, कैसे रिप्रेजेंट करता है देखो, फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा। साहिल हो सकता है 9,1 हो सकता है, नहीं मिस्टी, यहां पे आपको एग्जैक्टली दो, चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। पेयर का मतलब होता है दो, तो आपको दो इक्वेशंस मिलेंगे। ये देखिए गाइस, तो मैंने अभी थोड़ा सा जूम किया। अब मैं इसके ऊपर का कोई भी रैंडम पॉइंट पकड़ता हूं, मान लो ये पॉइंट, कितना दिख रहा है इसका पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स आपको, कितना दिख रहा है बताओ, एनीवन म्यूट करके बता सकते हो। 2.9 और 7.1। 2.9, 7.1 जोड़ के 10 हो रहा है क्या, यस जोड़ सर। के 10 हो रहा है ना। अब चलो थोड़ा सा ऊपर चलते हैं, यहां पे कितना दिखा रहा है, -5.1, 15.1, इसको ऐड करो तो कितना होगा, 10 आ जाएगा, आ जाएगा ना 10। यस सर। नीचे वाले पार्ट पे आते हैं, नीचे वाले में एक सॉल्यूशन क्या दिख रहा है, 15, -5, 15, -5 को भी जोड़ोगे तो 10 आ रहा है। और कहीं पे रैंडम पॉइंट मान लो ये हो गया 17.86, -7.86, ये भी क्या है, ये भी एक सॉल्यूशन है। ऐसा क्यों हुआ गाइस, क्योंकि हम एक इक्वेशन लिख रहे थे और दो वेरिएबल लिख रहे थे। जब आप एक इक्वेशन, सर इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। एग्जैक्टली, ये हमेशा इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है, ये क्लास 9 में आपको बताया गया है। ऐसा क्यों होता है गाइस, इनफाइनाइट सॉल्यूशन क्यों आया, क्योंकि जब इक्वेशन एक है और वेरिएबल एक से ज्यादा है तो उस केस में इनफाइनाइट सॉल्यूशन ही हमेशा बनता है। याद कीजिएगा, एक बार अपन थोड़ा सा क्लास 8 पे भी चलते हैं। क्लास 8 में वहां पे सर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल होता है। एग्जैक्टली, वहां पे आपको मिलता था लीनियर इक्वेशन, एलई लिख रहा हूं, इन वन वेरिएबल होता था। तो आपके पास एक इक्वेशन लेता था और आपके पास एक वेरिएबल होता था, एक इक्वेशन एक वेरिएबल, जैसे कि 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 10 मान लो, 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 10। तो आप इधर क्या करते थे, आपका टारगेट होता था वेरिएबल को एक साइड रखोगे, सारे कांस्टेंट को दूसरे साइड भेजोगे। तो आप सबसे पहले ये जो +5 दिख रहा है इसको आप राइट साइड भेजते थे, तो वो 10 - 5 होता था। 10 - 5 का वैल्यू उधर 5 हो गया, तो 2x इज इक्वल टू 5 हुआ और x का वैल्यू 5/2 मतलब 2.5 आ गया, x का वैल्यू 2.5 वहां से आ गया, ठीक है। तो इस हिसाब से हमारे पास एक इक्वेशन का एक सॉल्यूशन आ गया, एक इक्वेशन से एक वेरिएबल का एक सॉल्यूशन आ गया। 9th में आपने पढ़ा था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, LE इन टू वेरिएबल्स। अब क्योंकि आपको वहां पे वेरिएबल्स दो मिले थे लेकिन इक्वेशन एक मिला था, तो वो हमारे लिए इनफाइनाइट सॉल्यूशन का ही केस हमेशा बन रहा है। और इसका रिप्रेजेंटेशन आपको ये स्ट्रेट लाइन दिखा रहा है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन जो है गाइस, ये आप जैसे जैसे मैं जूम आउट करते रहूंगा ये और बाहर जाते रहेगा, और ये बाहर जाते रहता है। और स्ट्रेट लाइन के ऊपर का कोई भी पॉइंट, जैसे मैंने आपको रैंडमली यहाँ पे 5-6 पॉइंट क्लिक करके दिखाए, स्ट्रेट लाइन के ऊपर का कोई भी पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होता है वो इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा था, वो इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा था। अब स्ट्रेट लाइन के ऊपर कितने पॉइंट्स होते हैं, इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं, स्ट्रेट लाइन के ऊपर इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं। तो इसका मतलब कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन ही हमेशा आता है। दिस इज व्हाट यू हैव लर्नड इन क्लास 9। अब 10th वाली क्लास में क्या है,
कि 10th वाली क्लास में आपके पास आ गया पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। अब जब आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स आया है, साहिल पूछ रहा है सर क्या आगे चलकर 3 वेरिएबल पे पढ़ना है क्या? साहिल आगे जाके तो ज्यादा भी हो सकते हैं, 3 से ज्यादा भी हो सकते हैं, बट जो चीज आप यहाँ पे सीखोगे उसी का एप्लीकेशन कहीं ना कहीं आगे होता है। ठीक है, मिस्टी पूछ रही इन 2 वेरिएबल्स का इनफाइनाइट सॉल्यूशन आया तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का ज्यादा से ज्यादा क्या आएगा? देयर आर केसेस मिस्टी, देयर आर केसेस, आई विल डिस्कस, आप खुद ही समझ जाओगे, मेरे को ज्यादा बताना नहीं पड़ेगा। अब देखो तो यहाँ पे सॉल्यूशन जो हम निकालेंगे, सॉल्यूशन निकालेंगे, ठीक है, तो यहाँ सॉल्यूशन निकालने के 2 तरीके हैं। 9th में आपको सिर्फ इकलौता तरीका बताया गया था ग्राफिकल मेथड, इकलौता तरीका बताया गया था ग्राफिकल मेथड, वो भी तरीका सॉल्व करना नहीं बताया था आपको, उसका रिप्रेजेंटेशन बताया था। लेकिन अब अगर हम बात करें सॉल्विंग, यहां पे जो सॉल्विंग एन इक्वेशन होगा, सॉल्विंग अ लीनियर इक्वेशन होगा, मतलब ये चैप्टर के अंदर, इसमें आपको 2 केसेस मिलेंगे, एक होगा ग्राफिकल, एक होगा ग्राफिकल और दूसरा होगा एल्जेब्रिक मेथड। ये ग्राफिकल में तो आप ये ग्राफ पेपर के ऊपर ही बनाओगे, ग्राफिकल में ग्राफ पेपर के ऊपर ही बनाओगे, और यही आपका एक्सरसाइज 3.1 है, आई थिंक मोस्ट ऑफ 3.1 है, रुको देख लेते हैं। हाँ, तो आपका जो एक्सरसाइज एक्चुअली में 3.2 है, 3.1 प्लस 3.2 कह सकते हैं एनसीईआरटी का। ओके, एंड एल्जेब्रिक के अंदर 3 तरीके हैं, एक है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो पिछले साल आपके सीनियर्स के लिए रिमूव कर दिया गया था, तो एक हो गया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, फिर आया मेरे पास सब्स्टिट्यूशन मेथड, और लास्ट में आया एलिमिनेशन मेथड। ठीक है ना, तो ये 2 तरीके, एक ग्राफिकल मेथड है जो हम बेसिकली ग्राफ पेपर पे करेंगे। बोर्ड्स में अगर मैं एक बार अगर बोर्ड्स के बारे में बात कर लूं तो जनरली जब ग्राफिकल मेथड आता है तो 3 या 4 मार्क्स। गाइस आप लोगों को अपना वीडियो ऑन करने की जरूरत क्या है? आई सीरियसली डोंट अंडरस्टैंड, एंड इट हैपेंस मेनली विद द बॉयज। जोश है क्या खुद को देखने का? और ऐसा ये बहाना तो बिल्कुल नहीं दे सकते कि सर खुद ब खुद वीडियो ऑन हो गया। सबको पता है कि जूम कैसे चलता है, जब तक हम उस बटन पे क्लिक नहीं करेंगे तब तक वीडियो ऑन नहीं होता है। ठीक है, तो थोड़ा सा इस चीज को ध्यान रखिए। बार बार ये मैं जब पढ़ा रहा होता हूँ कोई अपना वीडियो ऑन करता है तो स्क्रीन पे वो शो हो जाता है, अभी जैसे अभिनव विशाल था। प्लीज स्टॉप डूइंग दिस थिंग्स, डिस्ट्रैक्शन हो जाता है। तो ग्राफिकल मेथड जब बोर्ड्स में आता है तो जनरली 3 से 4 नंबर का रहता है, राइट? अगर आया तो 3 नंबर या 4 नंबर का। और कितना टाइम लगता है इसको सॉल्व करने का? सॉल्विंग में आई थिंक solving would take hardly 5 to 6 minutes मैक्सिमम। तो आप समझ सकते हो गाइस कि इस मेथड को अगर आप अच्छे से समझ जाते हो तो इसका कोई भी सॉल्यूशन 5 से 6 मिनट से ज्यादा का नहीं है। और अगर आपको 5 से 6 मिनट के अंदर 3 नंबर या 4 नंबर मिल जाएंगे तो आई डोंट यू थिंक वो बहुत बड़ा एक अचीवमेंट है? क्योंकि 3 घंटे का पेपर होगा आपका, 180 मिनट में 100 नंबर का पेपर कर रहे हो, और उसमें से अगर आपने 5-6 मिनट के अंदर ही 3-4 नंबर स्कोर कर लिए, राइट? तो ये बहुत इजी वाला पार्ट है। इवन अगर मैं बात करूं सब्स्टिट्यूशन का, तो सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन ये दोनों भी इजी है। ठीक है ना, ये थोड़ा सा, आई एम नॉट सेइंग कि मुश्किल है, बट ये थोड़ा सा मॉडरेट बोल सकते हैं। ओके, तो इन जनरल आपको ये जो मेथड्स है ना सॉल्व करना, इसमें दिक्कत नहीं आने वाली। आपको इन मेथड्स में कहीं भी दिक्कत नहीं आने वाली। दिक्कत कहां पे आ सकती है आप लोगों को, वो मैं बता देता हूं। डरा नहीं रहा हूं, मैं रियलिटी बता रहा हूं सर। तो प्रॉब्लम कहां पे आएगी? तो वर्ड प्रॉब्लम में आएगी। क्योंकि आपको वर्ड प्रॉब्लम में क्या होता है,
क्लास 8 में लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल था, पढ़ते थे ना, एजेस के क्वेश्चन खूब सारे किए थे वहां पे। तो वर्ड प्रॉब्लम में आपको क्वेश्चन को पढ़ना पड़ेगा और उसका इक्वेशन बनाना पड़ेगा। जो मैंने अभी एक ग्राफिकल और अलजेब्रिक बताया है, ये क्या है? ये तो इक्वेशन दिया हुआ है तो उसको सॉल्व करना उसका है, ठीक है। लेकिन पहले अगर इक्वेशन नहीं दिया, अगर आपको एक वर्ड प्रॉब्लम दिया हुआ है तो उस वर्ड प्रॉब्लम को पढ़ कर इक्वेशन बनाना आना चाहिए, ठीक है। तो हम ये सारे मेथड्स को तो डिस्कस करेंगे ही, लेकिन फिर आपका मेन फोकस क्या होना चाहिए? मेथड्स बहुत जल्दी सीख जाओगे। अगर हम बात करें तो 1 घंटा 1.5 घंटे के अंदर सारे मेथड्स डन हो जाएंगे, लेकिन दिक्कत होगी वर्ड प्रॉब्लम के अंदर। ओके, अच्छा, तो अभी तक हमने क्या क्या चीज देख लिया गाइस? हमने देखा कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का स्टैंडर्ड फॉर्म ax प्लस by प्लस c रहेगा, जहां पे a b c आपकी रियल वैल्यूज होंगे, x और y आपके वेरिएबल्स होंगे, और a और b कभी भी साथ में जीरो नहीं होने वाला। क्लास 10th में आपको हर क्वेश्चन में 2 लीनियर इक्वेशंस बनाओगे और आपको उसको सॉल्व करने के लिए दिया जाता है। और सॉल्व करने का मतलब क्या होता है गाइस? तो सॉल्व करने का मतलब होता है दोनों इक्वेशन में सेम वेरिएबल है, तो आपको उन वेरिएबल्स की वो पर्टिकुलर वैल्यू निकालनी होती है जो दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सैटिस्फाई कर रहा हो। जैसे मैंने यहाँ पे आपको एग्जांपल लेकर दिखाया x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 6। इन दोनों इक्वेशंस के केस में क्या था कि जब x का वैल्यू 8 और y का वैल्यू 2 रखते हैं तो ये दोनों के लिए कॉमन सॉल्यूशन की तरह काम कर रहा था, दोनों के लिए कॉमन सॉल्यूशन की तरह काम कर रहा था, ठीक है। इस तरीके के हमको सॉल्यूशंस भी निकालने होंगे। फिर मैंने बताया कि लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के कितने तरीके होते हैं, तो ब्रॉडली 2 तरीके होते हैं, एक होता है ग्राफिकल, दूसरा होता है अलजेब्रिक। ग्राफिकल में ग्राफ पेपर के ऊपर आपको बनाना पड़ता है, जिसमें मेनली 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन बोर्ड्स में आता है आपके, और ज्यादा से ज्यादा 5 से 6 मिनट लगता है। अलजेब्रिक वाले में क्या होता है कि 3 तरीके हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन। आपको ये तीनों तरीके समझने पड़ेंगे, सीखने पड़ेंगे। अगर बोर्ड्स में वो सिर्फ और सिर्फ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए दिया है तो फिर आप इन चारों मेथड में से कोई भी मेथड को लगा सकते हो। लेकिन बोर्ड्स ने अगर स्पेशली मेंशन कर दिया कि आपको ग्राफिकली करना है या आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करना है, तो उस केस में फिर आपको उसी के अकॉर्डिंग करना पड़ेगा। तो इसीलिए हमको चारों मेथड्स देखना है, हम किसी भी मेथड को किसी पॉइंट पे छोड़ नहीं सकते। और उसके बाद मैंने फाइनली बोला कि आपको यहाँ पे प्रॉब्लम किस में होगा, तो वर्ड प्रॉब्लम में प्रॉब्लम होगा। ओके, तो अब हम शुरू करते हैं ग्राफिकल मेथड से। ग्राफिकल मेथड से। आई थिंक आपको आइडिया हो गया होगा कि किस तरीके के हमारा ये मतलब एक तरीके से स्ट्रक्चर रहने वाला है। तो ग्राफिकल वे ऑफ सॉल्विंग। चलिए, तो गाइज इसमें मैं सबसे पहले आपसे ये पूछूंगा कि कोई भी एक अनम्यूट करेगा क्या खुद को? कोई भी, एनीवन हु वांट्स टू आंसर? यस सर, बोलिए। अर्णव, अगर मैं आपको एक इक्वेशन देता हूँ, एक लीनियर इक्वेशन देता हूँ 2 वेरिएबल का, तो आपको उसका ग्राफ बनाओगे तो कैसा बनेगा? सर स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन। कितना स्ट्रेट लाइन बनेगा? 4 5 6 7 8 9 कितना? सर एक स्ट्रेट लाइन। एक ही स्ट्रेट लाइन बनेगा, ठीक है। अब देखो हमारे पास आपको जो इस चैप्टर में कितने इक्वेशंस मिलने वाले हैं? सर 2 इक्वेशन। हर 2 क्वेश्चन में हमको 2 लीनियर इक्वेशन मिलेंगे, राइट। तो हर क्वेश्चन में अगर हमको ग्राफिकली सॉल्व करना पड़ा तो फिर हमको कितना लाइंस बनाना पड़ेगा? सोचो, कितना लाइन बनाना पड़ेगा? 2 लाइंस। यस सर। एक इक्वेशन का एक लाइन, दूसरा इक्वेशन का दूसरा लाइन, है कि नहीं? राइट सर। तो यस सर। अब हम एक बार, हमें क्या करना चाहिए? वी शुड थिंक अबाउट पॉसिबल केसेस। क्यों ना फिर हम एक बार ग्राफिकल वे जब एक्चुअल में कर रहे होंगे तो लेट्स थिंक अबाउट द पॉसिबल केसेस व्हेन यू ड्रॉ 2 लाइंस। जब आप 2 लाइंस को ड्रॉ करोगे तो उसके पॉसिबल केसेस क्या हो सकते हैं? क्यों ना एक बार हम लोग उसके बारे में सोचें। बता सकता है कोई भी? अगर आपको मैं रैंडमली 2 लाइन बनाने के लिए दूं अपनी कॉपी में तो क्या क्या केस हो सकता है? सर हम बता रहे हैं एक तो सर। पैरेलल हो सकती है दोनों में। एक एक करके बताएगा। पहले लेट्स से मैं आप अखिलेश को मौका देता हूं। अखिलेश बोलो। तो पहले तो सर वो दोनों लाइन से एक दूसरे के पैरेलल हो सकता है। एग्जैक्टली एक। अब बस, थैंक यू अखिलेश। अब मैं किसी और से पूछूंगा। तो अखिलेश ने जैसे एक बहुत अच्छा बोला कि 2 लाइंस एक दूसरे के साथ पैरेलल हो सकती हैं, राइट। तो ये वाला केस हो गया केस 1।
जहां पे ये पैरेलल लाइंस आपको मिलेंगे। एनीवन एल्स? सर सर रुको 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 रुको, हैंड रेज कर लेते। यस अपूर्वा बताइए। सर वो दोनों लाइन इंटरसेक्टिंग हो सकता है। दोनों लाइंस इंटरसेक्टिंग हो सकता है, बिल्कुल। तो मान लो कि एक ग्रीन कलर की लाइंस को मैं यूज कर रहा हूँ, ये दोनों लाइंस यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब इसके बाद अगर किसी ने बुक नहीं देखा हुआ है तो तीसरा वाला बताना उसके लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तीसरा, चौथा। हाँ रिया बताइए। सर वो दोनों कॉइंसाइड कर सकता है। कोइंसाइड मतलब क्या है? सर वो एक के ऊपर एक हो सकता है, एक के यानी ऊपर एक, राइट? यानी कोइंसिडेंट दोनों का लाइंस। इक्वेशन का जो सोल्यूशन होगा उसका जो लाइन होगा वो एक के ऊपर एक हो जाएगा, एग्जैक्टली। कॉइंसाइड। तो गाइज अच्छा, इसके अलावा और कोई केस है क्या? एनीवन एल्स? इन तीन लोगों के अलावा अगर कोई आंसर करना चाहता है, आप लोग अपना हैंड रेज रखे रहो ताकि अगला क्वेश्चन आएगा तो मैं आप लोगों से ही पूछूंगा, ठीक है? तो अभी नैन्सी, अखिलेश से मैंने पूछ लिया, तो लिस्ट में है नैन्सी, अदिति, मृत्युंजय। एनीवन एल्स? और कोई ऑप्शन होगा? चलो मैं ये कोइंसिडेंट लाइन वाला केस भी यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। अरे ये दिख रहा है, इसी के ऊपर मान लो तो इधर क्या हुआ, मैं थोड़ा सा इसको अभी मैं थोड़ा सा गैप दे रहा हूं ताकि आपको ब्लू और रेड दोनों वाली फीलिंग रहे। दिस इज कॉल्ड एज कोइंसिडेंट लाइंस। इनको बोला जाता है कोइंसिडेंट लाइंस। ओवरलैप भी कह सकते हो। जैसे आप अपने एक हाथ के ऊपर दूसरा हाथ रखते हो ना, तो आपका लेट से लेफ्ट के ऊपर राइट हाथ रखे हो तो आपका लेफ्ट हाथ पूरा कवर हो जाएगा, एटलीस्ट पाम। तो दैट इज कॉल्ड एज ओवरलैपिंग। तो जो थर्ड केस है दैट इज द केस ऑफ ओवरलैपिंग, ठीक है? तो इतना ध्यान रख लेना एवरीवन कि यही तीन केसेस हो सकते हैं, यही तीन केसेस हो सकते हैं। या तो लाइंस पैरेलल बनेंगे, या तो लाइंस इंटरसेक्टिंग बनेंगे, या फिर लाइंस कोइंसिडेंट बनेंगे, ठीक है ना? ओनली दीज थ्री आर द पॉसिबल केसेस। तो चलो अब हम देखते हैं कि हम फिर लाइंस की ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे। तो ओके, सो अब देखिए, अब आपको इतना तो मैंने बता दिया कि हमारे पास तीन पॉसिबल केसेस होंगे। नाउ लेट्स थिंक अबाउट द केसेस। मान लो कि मैंने आपको, जैसे सबसे पहला मैंने कौन सा दिया था, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। मैंने आपको दिया था x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 6। मुझे इसको सॉल्व करना था, ठीक है? मुझे इसको सॉल्व करना था। तो गाइस ग्राफिकल मेथड का सॉल्यूशन बस क्या रहता है, तो अगर ये इक्वेशन है तो आपको क्या इसका ग्राफ बनाना आता है? कितने लोगों को ग्राफ बनाना आता है? एक बार हैंड रेज कीजिएगा सब कोई। कितने लोगों को ग्राफ बनाना आता है? 9th में आपको ये बताया जाता है। वैसे कितने लोगों को आता है? हैंड रेज करो। मैं उसी के अकॉर्डिंग फिर अपनी स्पीड को डिसाइड करूंगा। अगर बहुत लोगों को आता है तो हम इसको थोड़ा जल्दी निकालेंगे, फिर अलजेब्रिक पे आ जाएंगे। ओके, सो वेरी गुड। शायद ही अभी कितने 4-5 लोग ही बच गए हैं। अब पूछ लेता हूँ, अभिनव, अनुराधा, अर्णव, मृत्युंजय, मुस्कान, आप लोगों को छोड़कर बाकी सबने हैंड रेज किया हुआ है। आप लोगों को कोई ठीक है, नो प्रॉब्लम। एक बार हम रिपीट करते हैं ऐसे भी प्रोसेस को, बट ओनली 5 लोग हैं, तो नॉट इवन 5, अभी सिर्फ 3 लोग हैं, अभिनव, अनुराधा एंड अर्णव। चलिए, थैंक यू फॉर योर रिस्पॉन्सेस। अच्छी बात है, दिस विल टेल मी दैट हाँ थोड़ा सा मैं आगे जा सकता हूँ। देखिए
तो the equation was पहला लेते हैं x plus y is equal to 10। अब अगर हम प्रॉपर एनसीईआरटी के हिसाब से फॉलो करें तो हमको ना 2 पॉइंट्स चाहिए होते हैं। अच्छा, एक जैसे सिंपल सा फंडा है यार, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के लिए हमको कितने लाइंस की जरूरत पड़ती है? दो पॉइंट्स। अगर मैंने आपको अपने कहीं पे भी बोर्ड पे 2 पॉइंट मार्क कर दिया, बोर्ड पे अगर मैंने कहीं पे भी 2 पॉइंट मार्क कर दिया, तो आप एक यूनिक स्ट्रेट लाइन बनाओगे कि नहीं? एक यूनिक स्ट्रेट लाइन बनाओगे। तो इसीलिए आपको क्या करना होता है कि यहां पे भी आपको इस इक्वेशन का you need to find 2 solutions। अब आप कहोगे कि सर सॉल्यूशन निकालना तो आपको आप सिखाओगे, राइट? बट यहाँ पे हम सॉल्यूशंस कैसे निकाल लेंगे? जस्ट विद द हेल्प ऑफ हिट एंड ट्रायल मेथड। कोई दिमाग नहीं लगाना होता है हिट एंड ट्रायल में। आप अपने मन से x की कोई भी वैल्यू रखो, लेट से यहाँ पे x लिखते हैं, यहाँ y लिखते हैं, तो आप अपने मन से कोई भी x की एक वैल्यू रखो। लेट से मैंने x की वैल्यू रख दी 4 रख दी, मैंने x की वैल्यू रख दी 4, तो y की वैल्यू उस हिसाब से कितनी होगी? 6 हो जाएगी कि नहीं, राइट? मान लीजिए कि मैंने x का वैल्यू रखा -2, तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। फिर से रिपीट करो इस प्रोसेस को। यू विल जस्ट टेक एनी रैंडम वैल्यूज, एनी रैंडम पॉइंट्स, ठीक है? कौन महाजन था ये अनम्यूट करके खासा है जो तो ठीक है, तो ये बस रैंडम पॉइंट्स है। रीजन आपको समझ में आ रहा है? क्योंकि यहाँ पे it will have infinite solutions, it will have infinite solutions, right? It will have infinite solutions। अब सुनो, सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है? मैं जो फॉलो करता हूँ, मैं हर बार स्टूडेंट को बोलता हूँ, आप ये केसेस मत डालो। आप क्या करो, एक बार x को 0 रखो और एक बार y को 0 रखो। आप जब x को 0 रखोगे तो y कितना आएगा? वेरी सिंपल, 10। और जब आप y को 0 रखोगे तो x कितना आएगा? अगेन वेरी सिंपल, 10, है कि नहीं? तो यस शिखर, एग्जैक्टली, छोटी वैल्यूज। अच्छा, मैंने एक्चुअली जो ग्राफ पेपर लगाया है इधर, ये कहां तक जा रहा है? 7 और ऊपर 5 तक जा रहा है। तो मैं एक काम करता हूं, इक्वेशन को उसी के अकॉर्डिंग थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता हूं, इक्वेशन को उसी के अकॉर्डिंग थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता हूं। लेट्स से मैं लगा देता हूं x plus y is equal to 5, x plus y is equal to 5। तो गाइस, अगर मैं x का वैल्यू 0 रखूंगा तो y कितना होगा? 5। और जब मैं y को 0 रखूंगा तो x कितना हो जाएगा? ये भी 5 हो जाएगा। ये एक हो गया। दूसरा इक्वेशन कौन सा है मेरा? मान लीजिए मैं दूसरा इक्वेशन डाल रहा हूं, x minus y is equal to 3 कर दिया, x minus y is equal to 3 कर दिया, ठीक है? सेम लॉजिक लगा सकते हैं यहाँ पे भी। आप यहाँ पे एक बार x को 0 रखो तो y कितना आएगा? चैट में लिखो जल्दी, x को 0 रखा, y कितना आएगा? बताइए। दिस इज द इक्वेशन गाइस, दिस इज द इक्वेशन, एग्जैक्टली। साहिल चेक करो, साहिल गलती कर रहे हो, सिली मिस्टेक। जब आप x को 0 रखोगे तो -y इज इक्वल टू 3 हुआ, और अगर -y इज इक्वल टू 3 हुआ तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा? इट विल बी -3 गाइस, ध्यान रखिएगा। बिकॉज x को 0 रखने से 0 - y इज इक्वल टू 3 हुआ, तो वहां से y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? y की वैल्यू विल कम आउट टू बी -3। ओके, नाउ नेक्स्ट, अगला क्या करना है मेरे को? कोई भी अनम्यूट करके बोले। अगला पॉइंट निकालने के लिए क्या करूं मैं? सर y को 0 ले लीजिए, y को 0 ले रख देते हैं। अब x कितना आएगा? x -3 आए? सॉरी नहीं, 3 होगा, 3 होगा, बिकॉज अब ये तो x - 0 इज इक्वल टू 3 हुआ ना, तो x थ्री होगा - सर। 0 इज इक्वल टू 3, तो x का वैल्यू कितना हो गया? 3 हो गया, ठीक है? तो चलो अब मैं इन पॉइंट्स को नाम दे देता हूं। मेरा पॉइंट ए मेरा हो गया 0,5, अब पॉइंट बी हो जाएगा मेरा 5,0। तो पहले मैं इसको प्लॉट करता हूं, ठीक है? प्लॉट करना तो आई बिलीव सबको आता होगा।
तो पहला पॉइंट मेरा क्या था, ए पॉइंट 0,5 0,5। अब गाइस जिस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट, रुको मैं ना थोड़ा, कुछ लोग हैं जो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, थोड़ा भी उनको पकड़ने का टाइम है। मुस्कान अनम्यूट कीजिएगा एक बार खुद को। दो ऑप्शन है भाई, या तो अनम्यूट करो या चैट में रिप्लाई कर दो, वरना मैं यहाँ से रिमूव करूंगा। यहाँ पे आई थिंक शिखर है ना, शिखर याद है कि नहीं, मैं लास्ट ईयर जब ऑनलाइन शुरू हुआ था तो कैसे लोगों को निकालता था जब रिस्पॉन्स नहीं करते थे। तो देखो अगर आप यहाँ पे सुनते रहोगे तो फिर ऑब्वियसली यू आर नॉट गोइंग टू लाइक इट ना, मैथ्स है यार। थोड़े यहाँ पे ऋतिक रोशन डांस कर रहा है जो मजा आएगा देख के। शिखर चैट में लिख रहा है, ये सर याद है मुझे भी निकाला था। अब देखो कितना अच्छा इंप्रूव कर गया है। मुस्कान प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। पॉइंट्स को प्लॉट करना याद है? यस सर। अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करता है तो उसका कौन सा चीज जीरो होता है? अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करता है तो उसका कौन सा चीज जीरो होता है? रिया एंड अपूर्वा ने तो बता दिया है। आवाज नहीं क्या? What happened, मुस्कान? तो चैट में मेरे पास चैट में बहुत लोगों के रिप्लाई आ गए हैं। वी हैव रिया, अपूर्वा, विवेक, नैन्सी, अर्णव, शिखर, अमृत, स्मृति, अखिलेश, शानवी, इन सब ने सही आंसर दिया। एंड आई एम वेरी मच डिसअपॉइंटेड मुस्कान, अगर आपके घर वाले सुन रहे हैं तो फिर सुने कि ये रिप्लाई बिल्कुल नहीं करती है। इस तरीके से क्लास, अगर ये ऑफलाइन क्लास होता तो आई डोंट थिंक कि कोई किसी की हिम्मत होती कि एक टीचर पूछ रहा है सवाल और वो जवाब तक ना दे। नहीं आता एक्सेप्टेबल है, लेकिन आप यस नो भी नहीं करोगे, दैट इज कंप्लीटली डिसरेस्पेक्टफुल। एंड ट्रस्ट मी, अगर ऑफलाइन में क्या है कि ऑफलाइन में आप ये चीज नहीं कर पाओगे, तो डोंट टेक दैट अनड्यू एडवांटेज ऑफ दिस ऑनलाइन सिस्टम। मोर ओवर, जैसे कि मैंने बोला कि व्हेन यू गाइस स्टार्ट पार्टिसिपेटिंग ना, आपको अच्छा लगता है एंड यू स्टार्ट रियलाइजिंग द थिंग्स, समझ में आता है आपको। ओके चलो, तो एनीवन एल्स? बहुत लोगों ने चैट में बोला था, किसे मौका दे इसमें से? अमृत एक बार अनम्यूट करो। यस सर। अमृत मेरे को ये वाला पॉइंट जो है, पॉइंट ए, मेरे को बताओ कि पॉइंट ए को प्लॉट करना है तो मैं कर्सर को कहाँ ले जाऊं? मेरा कर्सर अभी इधर है। पॉइंट ए देख लो, पॉइंट ए है 0,5। सर वो जो एरो का साइन है वहां पे y लिखा है, उसके नीचे जो 5 वाला है वहां पे। एग्जैक्टली, वेरी गुड वेरी गुड। तो ये वाला पॉइंट मेरा कौन सा हो जाएगा? ए वाला पॉइंट हो जाएगा, क्योंकि गाइस दिस पॉइंट इज लाइंग ऑन y एक्सिस। y एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है तो इसका x कोऑर्डिनेट 0 है। y एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है तो इसका x कोऑर्डिनेट 0 होगा, और मैंने पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बताए थे 0,5। तो अमृत ने यही देखा कि इसका x कोऑर्डिनेट 0 है, तो हमको बस देखना है कि y में 5, अगर ये -5 होता तो नीचे आ जाता। ठीक है, अच्छा सेकंड पॉइंट क्या रखा है मैंने? दिया सेकंड पॉइंट क्या रखा है? बी पॉइंट। ठीक है, बी पॉइंट को बताओ कहां पे करेंगे? सर 5,0 है तो सर एक्स एक्सिस पे 5 जाएंगे। एक्स एक्सिस पे 5 जाएंगे, नेगेटिव डायरेक्शन में, पॉजिटिव डायरेक्शन में? पॉजिटिव डायरेक्शन में। पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो ये वाला, और क्योंकि इसका y एक्सिस 0 है तो वो उसी पे लाई करेगा। एग्जैक्टली, वेरी गुड यार, वेरी गुड। तो ये मेरा हो गया 5,0 और इनको करेंगे ज्वाइन। 2 पॉइंट मिल गया ना? 2 पॉइंट मिलने के बाद, अरे हाँ हो गया। अब इसे पास करा दीजिएगा, इधर एरो लगा दीजिएगा, और ये आपका क्या कहते हैं, इसमें लिख दीजिएगा कि ये कौन सा इक्वेशन का ग्राफ है। तो ये हमने बनाया था x + y = 5 का। ठीक है,
ये प्रॉपर बता रहा हूँ कि बोर्ड्स में आपको कितना करने की जरूरत है, कितना करने की जरूरत है वो चीज को मैं दिखा रहा हूँ। ये हो गया पहला। ठीक इसी तरीके से बिना किसी के राकेश सर वो ग्रुप पे लिख रही है नेटवर्क पुअर है, बट वो झूठ बोल रही है बिकॉज उसने इंस्टेंटली अनम्यूट किया था, उसका आवाज पूरा क्लियर था, फिर वो जवाब नहीं दे रही थी, तो उसकी मदर ने वहां से बोला भी कि आवाज नहीं आ रहा है तुमको, तो बस आंसर नहीं करना चाहती है या आंसर नहीं पता होगा, दोनों ही केस में ग्रुप पे लिखने के जगह पे वो जूम के चैट पे लिख सकती है। जूम के चैट पे उसको जितना लगेगा व्हाट्सएप पे भी उतना ही लगेगा। हाँ ना, पूछिए। सर जैसे आप सर वैल्यू 0 डाल के सर पुट किए तो सर आंसर आ गया सर। तो हाँ। सर हम सर डिफरेंट वैल्यू डाल के भी सर पुट किए ना सर, तो सर क्या हुआ ना कि ग्राफ पे सर वही सेम लाइन पे आ रहा है सर, ऐसा कैसे हो गया सर? ऑब्वियसली होगा ना, क्योंकि लाइन पे ये जो स्ट्रेट लाइन आपको दिख रहा है, ये स्ट्रेट लाइन क्या, इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर कितने पॉइंट्स होंगे बताओ, कितने पॉइंट्स होंगे? एक दो ही पॉइंट होगा क्या? इनफाइनाइट पॉइंट है ना। और अगर इनफाइनाइट पॉइंट्स है तो ये इनफाइनाइट पॉइंट्स जो है सबके सब किस लाइन के ऊपर है? एक ही लाइन के ऊपर है, तो ये सारे पॉइंट्स उसके इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेंगे क्या? बिल्कुल करेंगे। चलो वापस एक बार डेस्मोस पे, आपका पॉइंट बताओ कौन सा पॉइंट था, बोलो कौन सा पॉइंट था आपका कोऑर्डिनेट? ये देखो मैंने x + y = 5 का इक्वेशन बनाया, कहां गया वो पॉइंट? क्या आया था बताओ, हम वेरीफाई करेंगे इधर है कि नहीं वो पॉइंट। आप ये देख सकते हो कि ये वाला पॉइंट मैंने एक ये रखा था और मैंने एक ये रखा था, लेकिन मान लो कि किसी स्टूडेंट ने x का वैल्यू 2 रखा, किसी स्टूडेंट ने x का वैल्यू 2 रखा, तो उसके लिए y कितना हो गया होगा? 3 आया होगा, क्योंकि 2 + 3 5 होता है। मान लो कि किसी स्टूडेंट ने y नेगेटिव चाहता था, तो उसने y का वैल्यू -2 रखा, तो उस केस में x का वैल्यू कितना हो गया होगा? x का वैल्यू 7 हो गया होगा, तो 7 - 2 कितना हो गया? 5 हुआ कि नहीं? 7 - 2 5 हुआ। तो इस तरीके से ये सारे जो पॉइंट्स है, ये सारे पॉइंट्स उसके सॉल्यूशन ही हैं। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, आपको साहिल बिल्कुल मौका दूंगा, आपको बिल्कुल भी सोचने की जरूरत नहीं है। मैं आपको सबसे आसान तरीका क्यों बताया, मुझे वैसा क्यों आसान लगा, क्योंकि गाइस जब हम x की वैल्यू को 0 रख देते हैं, जब यहाँ पे हमने x का वैल्यू 0 रख दिया तो वो टर्म गायब हो गया ना। अगर आप x का वैल्यू 1 रखोगे, 1 भी छोटा नंबर है, कोई ज्यादा कैलकुलेशन इंटेंसिव नहीं हो रहा, बट x का वैल्यू 1 रखने के कारण अब इस 1 को आप राइट हैंड साइड में भेजोगे, 5 - 1 करना पड़ेगा, 4 बनेगा वो, तो उस केस में आपका पॉइंट होगा 1,4। थोड़ा ज्यादा टाइम लगा कि नहीं, लेकिन वही अगर x का वैल्यू 0 रख दिए तो काम बहुत आसान हो गया था। ठीक है, तो दिस इज व्हाई आई एम सेइंग दैट आप खुद ट्राई करोगे ना, यू विल रियलाइज कि द इजीएस्ट तरीका इज x का वैल्यू 0 रखे, y का वैल्यू 0 रखे। ठीक है, अच्छा सिमिलरली दूसरा पॉइंट, ये पॉइंट्स की भी जल्दी से मैं पॉइंट प्लॉटिंग कर देता हूं। तो लेट्स से दिस इज पॉइंट C 0, -3, दिस इज पॉइंट D। ठीक है, पहले D को प्लॉट कर लेते हैं 3, 0, तो D को प्लॉट करते हैं 3, 0, तो दिस विल बी माय पॉइंट D एंड पॉइंट C हो गया 0, -3, पॉइंट C हो गया 0, -3, 0, -3 गाइस नीचे आएगा, 0 है x कोऑर्डिनेट मतलब y एक्सिस के ऊपर रहेगा। ओके, तो 0, -3 ये हो गया मेरा पॉइंट C, और इसको अभी हम करेंगे ज्वाइन, इसको यहाँ पे ज्वाइन करेंगे। ठीक है, इसको हमने ज्वाइन किया, राइट। सेम उसके बाद यहाँ पे भी एरो लगा दीजिएगा, और ये आपका x - y = 3, ये इसका ग्राफ बन गया। ओके, अच्छा अब ये दोनों इंटरसेक्ट कहां पे किए? दोनों इंटरसेक्ट कहां पे किए? 4 पे। 4 पे किया, हाँ शिखर 4 पे इंटरसेक्ट किए। अब ये कैसा पॉइंट है? ये एक ऐसा पॉइंट है जो दोनों लाइन पे लाई कर रहा है, तो ये पॉइंट x - y = 3 को भी सेटिस्फाई कर रहा होगा, और ये पॉइंट x + y = 5 को भी सेटिस्फाई कर रहा होगा, राइट। दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये उन दोनों के लिए कॉमन सॉल्यूशन नहीं होगा क्या गाइस? सोचिए।
सर हम लोग तो उसको 3 तक जाकर भी रोक सकते थे सर, उसके आगे ले जाने की लेकिन क्या आप जरूरत थोड़ा है? एक्सटेंड करोगे, आप हमेशा क्या करोगे, थोड़ा एक्सटेंड करोगे, ठीक है, थोड़ा एक्सटेंड करोगे। और जब आप ये ड्रॉ करोगे ना, तो आपको खुद ही दिख जाएगा कि इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करने से पॉइंट यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है। एंड मेरी कोशिश तो यही होगी कि पहले तो देख ले इंटरसेक्टिंग हो रहा है कि नहीं। अब अगर मैं इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स की बात करूं तो थोड़ा सा हिल गया, बट आप समझ सकते हो कि ये रफली अबाउट 4,1, राइट। ये पॉइंट कितना है, 4,1। और अगर हम बात करें उस इक्वेशन का, तो मैंने आपको इक्वेशन दिया था x plus y is equal to 5 एंड x minus y is equal to 3। अगर मैं इन दोनों के लिए x का वैल्यू 4 एंड y का वैल्यू 1 रखता हूं, तो क्या ये दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है? देखिएगा, क्या ये दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है? यस सर, कर रहा है। तो Yes, sir. उस हिसाब से ये क्या हो गया, दिस बिकम्स द सॉल्यूशन ऑफ दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। आ रही है बात समझ में? Yes, अच्छा, sir. अब आपके उसमें क्या करना होगा, आपका जो बोर्ड वाला होगा, बोर्ड वाले में हम ये तो ऑब्वियसली उधर नहीं लिखते हैं, हम ये ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ये जो पॉइंट आया, इसको ऐसे करके मतलब मान लो इसका कोऑर्डिनेट लिख देते हैं 4,1। और एक चीज आपको बोर्ड्स में हमेशा मेंशन करना होता है, वो होता है स्केल। आई थिंक ये सबको आइडिया होगा थोड़ा सा। अब जैसे कि हमने यहाँ पे यूनिट कैसे रखा है, देखो, तो 1 2 3 जूम कर लेते हैं। तो यहाँ क्या है, 1 2 3 4 5, तो 5 स्मॉल बॉक्सेस कितने बराबर हुआ, 1 यूनिट के बराबर हुआ। तो आपको ना उसी के अकॉर्डिंग लिखना पड़ेगा अपने उसमें, ठीक है। आप यहाँ पे लिखोगे 5 स्मॉल स्क्वायर्स इज इक्वल टू 1 यूनिट एक्स एक्सिस के अलोंग, और 5 स्मॉल स्क्वायर्स इज इक्वल टू 1 यूनिट वाई एक्सिस के अलोंग। तो आप ये स्केल को जरूर बोर्ड्स में लिखेगा, आधा नंबर कटता है स्टूडेंट्स का अगर वो चीज ये नहीं लिखते हैं तो। आई होप आधा दिस नंबर इज मिल भी क्लियर। जाता है, हाँ हाँ, मिल जाएगा सर आधा नंबर। अगर मान लीजिए 37 हाफ आया तो सर 38 तो होगा ही ना। और अच्छा 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 अच्छा, मतलब आप सोचो कितने जगह से हाफ हाफ करते रहेगा, 4-5 जगह से हाफ करते रहेगा, क्यों फालतू का आधा नंबर लूज करे। और इतना लिखने में कोई दिक्कत है, पहले से नो सोच के सर, रखियो। नो सर। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। हाँ आदित्य, आधा नंबर कट होता है। देखो किसी ने मजाक उड़ाया, कहता है एक्सपेक्टेशन भी 37 का है, देख रहे हो। 99.5 का एक्सपेक्टेशन करना, जो आधा नंबर लूज होगा वो यही होगा। चलिए, तो देखो, दिस वाज वन पर्टिकुलर केस, मैंने जानबूझकर इंटरसेक्शन वाला लिया। बट अगर आपको याद होगा गाइस, तो इंटरसेक्टिंग भी हो सकता है, पैरेलल भी हो सकता है, एंड कोइंसिडेंट भी हो सकता है। सर पैरेलल जब होगा जब कोई नेगेटिव ना हो दूसरा टर्म, तब मतलब एक ही टर्म, जैसे पॉजिटिव है तो पॉजिटिव है, नेगेटिव है तो नेगेटिव। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, पैरेलल के भी रुको मैं केस बनाता हूँ। इसी तरह पैरेलल में हो जाएगा आपका x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 रखा, रुको, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 रख लिया। अच्छा, सबसे पहले मेरे को एक बार कंफर्मेशन के लिए आई जस्ट नीड टू नो, कुछ लोगों ने हैंड रेज किया। अपूर्वा, रिया, कुछ पूछना है आप लोगों को? अपूर्वा, कुछ पूछना है आपको? नो सर, वो आंसर करने के लिए रेस किया था। अच्छा अच्छा, ठीक है। हाँ, तो एक तो ये केस हो गया। लेट्स गो टू एनसीईआरटी वंस ना, एक बार एनसीईआरटी पे चलते हैं और देखते हैं कि अभी तक हमने क्या क्या चीजों को कवर कर लिया, बिकॉज 1 घंटा होने को है। देखिए, भाई साहब, हाँ, तो यहाँ से आपका ये शुरू हुआ। यहाँ पे थ्योरी पार्ट है सबसे पहले, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में 2 वेरिएबल, हेडलाइन दिख रहा है। यहाँ पे थ्योरी पार्ट है, सॉल्यूशन क्या होता है ये चीज बताया हुआ है। उसके बाद यही सॉल्यूशन वाली चीज जो मैंने समझाया था वही चीज को लिखा हुआ है। अच्छा, नेक्स्ट ये पार्ट मैं मिस कर गया,
द जनरल फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। हम जब एक इक्वेशन था तो हमने क्या लिखा था, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 लिखा था। अब यहाँ पे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल है, तो पहला इक्वेशन होगा a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, दूसरा इक्वेशन होगा a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के एग्जांपल्स दिए हुए हैं। हाँ बिल्कुल आ सकता है शिखर। और मान लो कि ग्राफ पेपर अगर नहीं भी दिया बोर्ड्स में, तो आपको यही प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, आप उसके इसमें सिंपल लाइंस बनाओगे, 2 परपेंडिकुलर लाइंस, और शुरू हो जाओगे। ओके, इसके बाद हमने गाइस जब ग्राफिकल मेथड का डिस्कशन शुरू किया था तो हमने देखा कि ये ऐसे 3 केसेस पॉसिबल है, एक इंटरसेक्टिंग, दूसरा पैरेलल और तीसरा कोइंसिडेंट। ठीक है, अब यहाँ पे उन्होंने इक्वेशंस का ग्राफ बना रहे थे, इक्वेशंस का ग्राफ बना रहे थे। तो यहाँ पे क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 1 को देखोगे तो एग्जांपल नंबर 1 वाज अ वर्ड प्रॉब्लम। उस वर्ड प्रॉब्लम के लिए उसने इक्वेशन बनाया, फिर देख सकते हो कि वही 2 बॉक्सेस बनाए हैं, ये पहला इक्वेशन के लिए है, ये दूसरा इक्वेशन के लिए, और फिर उसको प्लॉट किया। उसको प्लॉट किया तो यहाँ पे आपको ये एक सॉल्यूशन मिल गया। ठीक है, सेकंड एग्जांपल एक वर्ड प्रॉब्लम है, इसके ये 2 इक्वेशंस हुए, इन 2 इक्वेशंस का ग्राफ बनाया तो देख सकते हो कि सेम ग्राफ आ गया, दोनों के लिए सेम ग्राफ हो गया। दिख रहा है क्या? ये कौन सा केस हो गया? दिस इज द केस ऑफ कोइंसिडेंट लाइंस। दिस इज द केस ऑफ कोइंसिडेंट लाइन। ऐसा क्यों होता है जानते हो? क्योंकि देखो पहला इक्वेशन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9। दूसरा इक्वेशन देखो क्या है, इट इज 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 18, डबल हो गया। पिछला वाला इक्वेशन को ठीक से देखोगे तो डबल हो गया। ऐसे केसेस ही होते हैं कोइंसिडेंट वाले। ठीक है, हम इसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे। राइट नाउ मैं बस दिखाना चाहता हूँ कि आपके एनसीईआरटी ने पहला एग्जांपल लिया था यूनिक एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट वाला, दूसरा लिया है जहां पे ये कोइंसिडेंट हो गया, अब ये तीसरा एग्जांपल लिया है जहां पे ये इंटरसेक्ट नहीं हो रहा, पैरेलल है। ठीक है, तो आपके एनसीईआरटी ने 3 एग्जांपल्स लिए, 3 अलग अलग ग्राफ के केसेस को शो करने के लिए। फिर आप एक्सरसाइज 3.1 पे आ सकते हो। 3.1 में आपको 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, तीनों क्वेश्चंस को आपको इक्वेशन बनाना है। इसमें आपको इक्वेशन बनाना है और फिर उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, फिर उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है तीनों में। ठीक है, तो दिस विल बी योर होमवर्क। फर्स्ट ऑफ ऑल शिखर पूछ रहे हैं सर पैरेलल कभी भी सॉल्व नहीं होगा। नहीं होगा शिखर, कभी भी कॉमन सॉल्यूशन आएगा ही नहीं, कॉमन सॉल्यूशन आएगा ही नहीं। साहिल पूछ रहे हैं सर कोइंसिडेंट कैसे बनाए। साहिल कोई अलग चीज नहीं रहेगी उसमें, आपको कुछ अलग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नॉर्मल जैसे हम फॉलो करते हैं ना प्रोसेस को, मान लो कहाँ गया, लेट्स से यहीं पे जल्दी से कर लेते हैं। ठीक है, मान लो कि मैं यहाँ पे मैं यहाँ पे एक इक्वेशन लेता हूँ, x प्लस 2y इज इक्वल टू 10, और दूसरा लेता हूँ मैं 10 की जगह 5 कर देता हूँ, 6 कर देता हूँ, x प्लस 2y इज इक्वल टू 6 कर देता हूँ, एंड दूसरा रख लेते हैं हम लोग 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 18। अब अगर आप यहाँ पे पॉइंट्स फाइंड आउट करोगे सेम लॉजिक के साथ, सेम लॉजिक लगाओगे अगर कि एक बार x को 0 रखा तो 2y इज इक्वल टू 6 हुआ, पॉइंट आ गया 3। फिर एक बार y को 0 रखा तो x का वैल्यू आ गया 6। सेम अगर यहाँ भी लगाओगे, एक बार x को 0 किया तो 6y इज इक्वल टू 18 हुआ, 6y इज इक्वल टू 18 करोगे तो y का वैल्यू यहाँ पे भी कितना आया, y का वैल्यू 3 आएगा, और एक बार इसको 0 रखोगे तो ये 6 आएगा। तो दोनों पॉइंट्स कहीं ना कहीं आप देख सकते हो साहिल सेम है, और अगर दोनों सेम है तो अगर हम इसको प्लॉट करने जाएंगे ना
तो क्या था पॉइंट्स, इट वाज 6,0 एंड 0,3। तो 6,0 की बात करें तो यहाँ कहीं से शुरू होगा, तो 0,3 कुछ ऐसे जाएगा, ठीक है। तो जैसे कि आपके एनसीईआरटी में किया था, एक साइड में एरो देकर एक इक्वेशन लिख दिया, x + 2y = 6 लिख दिया, और दूसरे साइड में इक्वेशन देकर लिख दिया 3x + 6y = 18। फिर आप यहाँ पे लिख दोगे कोइंसिडेंट, या फिर आप नीचे लिख दोगे कि दे आर कोइंसिडेंट लाइंस, ठीक है। अदिति क्वेश्चन पूछ रही है कि सर कोइंसिडेंट लाइंस के कितने सॉल्यूशंस होंगे, क्या लगता है अदिति, कितने सॉल्यूशंस होंगे इन दोनों इक्वेशन के लिए? तो यू विल हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, यू विल हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशन। क्यों? क्योंकि दोनों के लिए लाइन तो सेम हो गई, और अगर दोनों के लिए लाइन सेम हो गई तो दोनों के ऊपर, लाइन के ऊपर तो इनफाइनाइट पॉइंट्स है जो इसको सेटिस्फाई करेंगे, दोनों के ऊपर साहिल इनफाइनाइट, क्योंकि सेम लाइन हो गया ना दोनों के लिए। अब अगर लाइन एक है तो उस लाइन के ऊपर तो पॉइंट इनफाइनाइट है, अब उसमें से कोई भी पॉइंट उठाओगे उसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो पहले इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा और दूसरे इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा ना। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? इज दिस क्लियर गाइस? जो कोइंसिडेंट वाला केस होगा वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन आता है। जो हमने यहां देखा था, ये वाला जो केस होता है ना, this is the case of unique solution, this is the case of unique solution। unique solution मतलब कि सिर्फ एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया है, ठीक है। नेक्स्ट एक तीसरा केस ले लेते हैं अपन, तीसरा केस लेते हैं नो सॉल्यूशन वाला। x + y = 5, x + y = 5, x + y = 4। अब हमको इसका बनाना है, ठीक है। तो ये तो आप समझ सकते हो गाइस कि यहाँ पे एक होगा 0,5 और एक हो जाएगा 5,0। यहाँ पे क्या हो जाएगा 0,4 और दूसरा हो जाएगा 4,0। तो इसको मैं पॉइंट A पॉइंट B नाम दे देता हूं, इसको मैं पॉइंट C पॉइंट D नाम दे देता हूं। शिखर विल टॉक अबाउट इट लेटर, लिटिल बिट, थोड़ा टाइम में। एंड किसी को दिक्कत हो रही है क्या यहाँ पे? एनीवन? अभी तक जो पढ़ा है कोई दिक्कत है? तनिष्क, विवेक, यश, कोई प्रॉब्लम हो रहा है यहाँ पे? बताओ मेरे को जल्दी से। तनिष्क, विवेक, यश, शुभम, दोनों शुभम, कोई प्रॉब्लम हो रहा है यहाँ पे? कोई चीज जो नहीं क्लियर हुई है? अंकित, कोई डाउट यहाँ पे? ठीक है, तो अब मैं जल्दी से इसके पॉइंट्स करता हूं, पॉइंट ए और पॉइंट बी। मैं जल्दी से पॉइंट ए और पॉइंट बी को प्लॉट करता हूं। तो पॉइंट ए आएगा यहाँ पे, यहाँ पॉइंट ए आएगा, यहाँ पे पॉइंट बी आएगा, ठीक है। इसको अगर हम ज्वाइन करते हैं तो ये कुछ ऐसा बनेगा। फिर पीछे पॉइंट सी 0,4, पॉइंट डी 4,0। अब अगर मैं 4,0 को देखूं, थोड़ा सा मतलब कि परफेक्ट नहीं हो रहा है, बट आप समझ सकते हो कि ये पैरेलल बन रहा होगा, ठीक है। आई बिलीव यू कैन फील दैट दिस इज गोइंग टू बी पैरेलल लाइंस, ओके। तो यहाँ पे पैरेलल लाइंस आया एंड दिस इज द केस ऑफ नो सॉल्यूशन। पैरेलल लाइंस का मतलब क्या हुआ? कहीं पे इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। पैरेलल लाइंस का मतलब नो इंटरसेक्शन, राइट। पैरेलल लाइंस का मतलब नो इंटरसेक्शन, कहीं पे इंटरसेक्ट नहीं किया। फिर यहां से हमारा आएगा नो सॉल्यूशन, क्योंकि गाइस हम इंटरसेक्शन के ऊपर ही सॉल्यूशन की बात करते हैं ना। अगर आप देखोगे तो जो ये पहला केस था, इस पहला केस में दोनों एक पॉइंट पे कट किए तो एक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। अगला क्या था? दोनों लाइन ही सेम हो गया,
तो कह सकते हैं इनफाइनाइट कॉमन पॉइंट हो गया, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तीसरा केस क्या था, जहां पे ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहे थे, तो इसको बोला जाता है नो सॉल्यूशन। हाँ आदित्य, इसका सॉल्यूशन का मतलब कॉमन पॉइंट होता है, सॉल्यूशन का मतलब ग्राफिकली कॉमन पॉइंट होता है। हम दोनों इक्वेशन के दो लाइंस बनाएंगे, वो दो लाइंस कहाँ कहाँ पे कट करते हैं हमको वो देखना होता है, वही मेरे कॉमन सॉल्यूशंस होते हैं, ठीक है। तो पैरेलल में तो कहीं भी कट नहीं कर रहे, तो इसलिए नो सॉल्यूशन वाला केस है। आया है सबको समझ में? रिया पूछ रही है सर दे डू इंटरसेक्ट एट एनी पॉइंट। नो रिया, पैरेलल लाइंस नेवर इंटरसेक्ट, पैरेलल लाइंस नेवर इंटरसेक्ट यार, नेवर, ठीक है। ओके, तो लेट्स गो टू एनसीईआरटी। टाइम खत्म होने वाला है, तो अब आपको थोड़ा सा होमवर्क दिया जाए। आप ये सारी चीजों को एक बार गाइस अच्छे से रीड जरूर करना, ठीक है। मैं बार बार सजेस्ट कर रहा हूँ, आप समझो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक एक लाइन जनरली स्टूडेंट क्या करते हैं, क्लास में अगर समझ में आ जाता है तो सीधा एनसीईआरटी के एक्सरसाइज को सॉल्व करके चैप्टर खत्म करते हैं, बट डू रीड द थिंग्स, जो जो इंपॉर्टेंट लगेगा मार्क कीजिए, एक अपना नोट्स खुद का बनाइए, नोट्स जरूर बनाना, ठीक है, नोट्स जरूर बनाना। एक अभी ऊपर ये इनकॉन्सिस्टेंट वाली चीज बच गई है। ओके, अब ये वाली पार्ट मैं लिखना भूल गया था, तो जरूर इसको अपने नोट्स में इंक्लूड कीजिएगा। आप सबको अपने बुक निकालकर इस पार्ट को मार्क कर लीजिए। मैं इनफैक्ट इसका भी चार्ट बना देता हूँ। रिया नहीं नहीं नहीं, दे डोंट इंटरसेक्ट एट इंफिनिटी, दे डोंट इंटरसेक्ट एट ऑल। पैरेलल लाइंस कभी इंटरसेक्ट करते नहीं है, पैरेलल लाइंस कभी इंटरसेक्ट करते नहीं है। अच्छा, यहाँ पे आपको कुछ केसेस दिख रहा है, इस केसेस के ऊपर हम लोग अगले क्लास में बात कर लेंगे। ये जो केसेस दिख रहा है ना, A1 नॉट इक्वल, ये वाला, ये सब हम अगली क्लास में बात करेंगे। अभी के लिए आई बिलीव सब कोई कंफर्टेबल हो चुके हो कि अगर आपको कोई इक्वेशन दिया है, उस इक्वेशन को ग्राफिकली कैसे सॉल्व करते हैं ये आपको पता है, राइट। ग्राफिकली कैसे सॉल्व करते हैं, उसके बेसिस पे आप एक्सरसाइज 3.2 सॉल्व करोगे। अब 3.2 में आप इसको छोड़ देना, अगर अभी मैंने नहीं पढ़ा है तो आप 3.2 छोड़ देना, 3.3 छोड़ देना, ठीक है। अच्छा, अभी हमारे पास लगभग 5 मिनट का टाइम है, थोड़ा सा उसका यूटिलाइजेशन करते हैं। अर्णव, अर्णव मेरा सजेशन होगा कि अभी क्लास में पढ़ के जो नोट्स बना रहे हो ना, उसके बाद थोड़ा सा अपने कॉपी में गैप छोड़ना, और जब आप घर पे एक बार एनसीईआरटी को अच्छे से रीड कर रहे होगे, तो वहां पे आपको जो इंपॉर्टेंट चीजें लग रही होंगी ना, उसको जरूर लिखिएगा, ओके। होमवर्क एक बार अच्छे से मैं आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप पे बता दूंगा, होमवर्क मैं प्रॉपर्ली एक बार व्हाट्सएप ग्रुप पे बता दूंगा। अपूर्वा कह रही है कि लेकिन सर हम लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं कि पैरेलल लाइंस इंटरसेक्ट एट इंफिनिटी। अपूर्वा देखो, इंफिनिटी इटसेल्फ इज नॉट डिफाइंड, इंफिनिटी इटसेल्फ इज नॉट डिफाइंड, पहली चीज, ठीक है। तो अब क्योंकि वो चीज डिफाइंड नहीं है, तो वो कह रहे हैं कि इंफिनिटी में जाके मिलेगा। बेसिकली अगर देखा जाए तो अगर आप इन लाइंस को इन लाइंस को एक्सटेंड करते जा रहे हो ना, थोड़ा भी ओरिएंटेशन चेंज नहीं कर रहे हो, अगर आप सिंपल सा एक लॉजिक देखो, ये वाली लाइन है, ठीक है ना, ये लाइन मान लो एंगल बना रही है 45 डिग्रीज की, नहीं ज्यादा ही बना रही है ना, ये बना रही है लगभग 90 से भी ज्यादा, ये तो लगभग 120 डिग्री मान लो, तो ये एंगल भी कितना होगा, 120 डिग्री होगा। तो ये कभी मीट नहीं करेंगे अगर हम एक्सटेंड करेंगे तो, ठीक है ना। एक काम करो, यहाँ पे भी अपन लेके चलते, क्योंकि बोर्ड में कहीं नहीं पूछेगा। चलो मैं भी अभी आपको मतलब डाउट ना रहे, पैरेलल लाइंस विल इंटरसेक्ट एट इंफिनिटी। मिस्टी पूछ रही है सर एल्जेब्रिकली यानी हिट एंड ट्रायल मेथड होता है? नहीं 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 नहीं, एल्जेब्रिकली बहुत लॉजिकल मेथड होता है। ये जो हम पॉइंट निकाल रहे हैं ना, यू कैन से दिस इज हिट एंड ट्रायल मेथड, दिस इज हिट एंड ट्रायल मेथड। ओके, तो 2 मिनट सुनो, कंसिस्टेंसी वाला मैं थोड़ा सा मिस कर गया था।
तो आपको दो केसेस मिलेंगे। जब भी आपको एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस मिलेगा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस मिलेगा इन टू वेरिएबल्स, तो either they will be consistent or they will be inconsistent. Either they will be inconsistent or they will be consistent. ठीक है ना? Inconsistent का मतलब क्या है कि वो उसमें सॉल्यूशन नहीं होगा। Inconsistent का मतलब है वो नो सॉल्यूशन का केस है। ठीक है ना? ग्राफिकली अगर बात करें तो पैरेलल लाइंस बनेगा। ग्राफिकली अगर बात करें तो पैरेलल लाइंस बनेगा। कॉन्सिस्टेंट में अगर बोले तो इसमें फर्दर दो केसेस आ जाते हैं। इसमें फर्दर दो केसेस आ जाते हैं। एक होता है आपका यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन जहां पे ग्राफ एक ही पॉइंट पे कट करता है, और एक होता है आपका मल्टीपल सॉल्यूशन। ठीक है, एक होता है आपका मल्टीपल सॉल्यूशन, इसको डिपेंडेंट भी बोलते हैं, डिपेंडेंट सेट ऑफ इक्वेशंस भी बोलते हैं। ठीक है ना? तो अगर ऊपर से बात करें तो मेनली आपको दो केसेस मिलते हैं, या तो कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट होगा। कंसिस्टेंट में बोला जाता है एटलीस्ट वन सॉल्यूशन। कंसिस्टेंट में बोला जाता है कि उसमें एटलीस्ट एक सॉल्यूशन तो होगा, एटलीस्ट वन सॉल्यूशन तो होगा ही होगा। और इनकंसिस्टेंट मतलब नो सॉल्यूशन। अब एटलीस्ट वन सॉल्यूशन में भी आपको पता है कि उसमें भी फर्दर दो केसेस होते हैं, एक होता है यूनिक वाला और एक होता है मल्टीपल वाला, इसीलिए वहां पे फर्दर दो केसेस को बनाया गया है। राइट? तो गाइस यहीं पे फिर मैं क्लास को एंड करूंगा। डू मेक द कंप्लीट नोट्स। आज की क्लास बहुत लाइट है, थिंग्स आर गोइंग टू बी स्लाइटली डिफिकल्ट जब वर्ड प्रॉब्लम्स वगैरह आएगा। ये कौन है? साहिल। बाय एवरीवन। एंड मिष्टी 3.1 में आपको अलजेब्रिकली अभी सॉल्व नहीं करना है। 3.1 में अभी अलजेब्रिकली सॉल्व नहीं करना है, जब मैं सिखाऊंगा तब करना है। ठीक है सर? ये आप में कैसे हो रहा था? हम अपने में कर रहे थे। हाँ, आप अपने में नहीं कर रहे थे, आप जूम के स्क्रीन पे कर रहे थे और मैंने एनोटेशंस ऑन रखा हुआ था। ये मैं ऑन रखता हूँ कि मान लो मैंने पढ़ाया, स्टूडेंट कुछ कहना चाह रहा है, मैंने नहीं समझा, मैं उसको बोलता हूँ कि चलो स्क्रीन पर मार्क करके बताओ कहाँ प्रॉब्लम है। ओके, होमवर्क में एक बार अच्छे से देखकर आप लोगों को अपडेट कर दूंगा। ठीक है? आई हैव अ क्लास फ्रॉम 4:30। सर वो लिंक कॉलम क्या करें? लिंक वाला एक बार आप रोहित सर से बात, मैं खुद उनसे बात कर लेता हूँ कि फाइल क्यों नहीं दे रहा है, बिकॉज क्लास 8 में तो फाइल एक्सेप्ट कर रहा था पीडीएफ वाला। ठीक है? अभी इनफैक्ट क्लास 8 में मेरी क्लास है, इसके बाद तो मेरे पास लिस्ट आ चुका है किन किन लोगों ने होमवर्क किया हुआ। तो आई थिंक वो लिंक में थोड़ी सी कोई गलती फोटो पे नहीं होगा। फोटो से भी हो जाएगा, बट फोटो में क्या होगा कि आपको बार बार अपलोड करना पड़ेगा। मान लो आपके 8 पेजेस के होमवर्क हो गए, तो आप बार बार लिंक पे क्लिक करके 8 बार करोगे। पीडीएफ बना देते हो तो एक ही बार में हो जाता है। ठीक है ना? सर पीडीएफ नहीं कर रहा है, फोटो भी नहीं हो रहा है। फोटो होगा। फोटो तो सर नहीं हो रहा है। नहीं, फोटो होगा क्योंकि शिखर फोटो ही करता है। ठीक है? एनीवेज मैं एक बार उनसे बात करके आप लोगों के ग्रुप पे एक अपडेट डलवा दूंगा, टेंशन मत लो। ओके, चलो बाय एवरीवन, ध्यान रखना, बाहर मत नीरज सर निकलना। ठीक है? अभी क्लास होगा नहीं, क्या? अभी उनकी तबीयत खराब है, हमारे रूममेट ही है ना वो, तो मैं और सौरभ सर ही अभी हैं। अभी इस हफ्ते तो हमने उनकी सारी क्लासेस कैंसिल की, 11th 12th सब। होपफुली नेक्स्ट वीक। अभी तो फिलहाल तबीयत उतनी कुछ खास इंप्रूव हुई नहीं है, बेटर है पिछले 2 दिन में, बट अभी पूरा ठीक नहीं हुआ है। ओके सर, तो अभी क्लास नहीं होगा? सेकंड केमिस्ट्री था। अपडेट कोई अनाउंसमेंट नहीं डाला है क्या? मैं डाल देता हूँ, कोई क्लास नहीं हुई केमिस्ट्री से। ठीक है? चलो, थैंक यू सर, बाय सर। बाय बाय।